सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी विद जोश को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद जोश। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। बहुत से स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। आपको जस्ट वीडियो को देखना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने 31 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। एक बार लेक्चर पूरा हो जाए फिर उन क्वेश्चन को करेंगे। इस वीडियो को हम आज से 5000 साल पहले सिंधु सभ्यता से लेकर और मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था वहाँ तक लेकर जाएंगे। उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत का दौर स्टार्ट हो जाता है। उस लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। देखिए, सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग कहलाते थे। सिंधु सभ्यता का पता जो है 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के दो प्राचीन नगरों हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो का पता लगा। हड़प्पा नगरी जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित थी और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित थी। कलन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई। तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का अनुमान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धन्यगार धन्यगार था। विशाल स्नानघर ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में स्थित था। कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो में ही पाई गई थी और उत्खनन के फलस्वरूप ये पता चला था कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो है कृषि थी। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक कोई लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। वहाँ पर जो है अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई थी। वहाँ जो खेती करते थे वो लकड़ी के हल से खेती करते थे। उसके बाद जो है समय बीतता गया और उसके बाद भारत में आर्यंस जो है आने लगे। उन्होंने जो है वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति करी और उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वहाँ अभी तक भी लोहे की खोज नहीं हुई थी। इन्होंने जो है अपने अस्त्र शस्त्र पत्थर से बनाए रखे थे। उसके बाद समय बीत गया और भारत को जो है 16 महाजनपदों में बांटा गया, जिनमें से मगध, अंग, काशी, कौशल, विज्य, मल्ल, चेदी, वत्स्य, कुरु, पांचाल, सुरसेन, गांधार, कंबोज, असम, अवंती, मत्स्य 16 महाजनपद थे। इनमें मगध जो है सबसे शक्तिशाली राज्य था और अवंती राज्य जो है वो सबसे बड़ा राज्य था। ये दोनों राज्य जो है वो विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ में पाया जाता है। इस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगूर। इसका जनपदों का जो बौद्ध ग्रंथ उसे जो है अंगूर से याद कर सकते हैं क्योंकि उसका नाम अंगुतर निकाय है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जिस बौद्ध ग्रंथ में पाया जाता है उसका नाम है अंगुतर निकाय। ये इम्पोर्टेंट है, हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। मगध राज्य में ही सबसे पहले हाथियों का उपयोग किया गया था। मगध राज्य शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि इसके दोनों ओर जो है नदियाँ बहती थी, तो इस पर आक्रमण करना आसान नहीं था। इसके बाद आ जाते हैं मगध महाजनपद। देखिए, मगध महाजनपद का उल्लेख जो है सबसे पहले महाभारत में मिलता है। मगध की सबसे प्राचीन राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। बिंबिसार जो है मगध महाजनपद का सबसे पहला राज्य था जिसने हर्यक वंश की स्थापना करी। उसके बाद शिशुनाग आया जिसने नाग वंश की स्थापना करी। उसके बाद महापद्मानंद आया जिसने नंद वंश की स्थापना करी। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मिलकर पराजित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर मौर्य वंश की स्थापना करी। मौर्य वंश जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मौर्य वंश से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए अब हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने करी थी।
बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। इस अजातशत्रु की मृत्यु उद्दाइन ने की थी। इसी उद्दाइन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी। इसके बाद आ जाता है नंदवंश। नंदवंश की स्थापना महापद्मानंद ने करी थी। नंदवंश के समय मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने पैरव राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था, जो हाइडेस्पीन के युद्ध के नाम से जाना गया। इसकी मृत्यु ज्वर की वजह से बेबीलोन में हुई थी। अंतिम शासक। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। अब बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पर्ण थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। इस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कर्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। इसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। इसके बाद बिंदुसार अगला शासक बना। बिंदुसार पुराणों में बिंदुसार को अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से जाना जाता है। यह जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ और इसने अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने केवल विद्रोह को शांत किया, बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया। इसके बाद अशोक अगला शासक बना। अशोक पूरे मौर्य वंश में सबसे महाप्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फेंथेलर ने की थी और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने शस्त्रों का त्याग कर दिया था और इसने गौतम बुद्ध की शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस वंश का अंतिम शासक भद्रथ था। अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता था। अब चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आए चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बाद जो है पुष्यमित्र शुंग आए। पुष्यमित्र आए जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना करी। इसके बाद जो है वासुदेव आए जिन्होंने कण्व वंश की स्थापना करी। इसके बाद शिमुक आए जिन्होंने सातवाहक वंश की स्थापना करी। इसके बाद श्रीगुप्त आए जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना करी। सातवाहक वंश के अंतिम शासक सतकर्णी को श्रीगुप्त ने पराजित कर गुप्त वंश की स्थापना करी थी। अब चलिए गुप्त वंश के बारे में बात करते हैं। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बने। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। इसने भारत की गुप्त संवत की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। महापराक्रमी होने के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत के शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के इसी ने चलाए थे। कालिदास, आर्यभट्ट, बरमहीर, ब्रह्मगुप्त, श्रुत इत्यादि विद्वान इसके शासनकाल में आए थे। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। बरमहीर एक खगोल शास्त्री थे। कालिदास ने मेघदूत और कुमार संभव की रचना की थी। चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहलाता है। इसके बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना। कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना। स्कंदगुप्त, अब चलिए स्कंदगुप्त के बारे में जानते हैं। स्कंदगुप्त, इसने भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया। इस वंश का आखिरी शासक भानुगुप्त बना। ये बात थी 250 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। भारत में वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। वेदों का अर्थ ज्ञान होता है। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। यह सबसे प्राचीनतम वेद है और इसे सांस्कृतिक भाषा का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद से ही की गई थी। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ये 1028 सूक्त जो है दिमाग में छप जाने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हर बार आता है। साम्यवेद के बारे में जानते हैं हम। साम्यवेद, इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद की। इसमें कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद, अब अर्थवेद के बारे में बात करते हैं। सबसे आधुनिक वेद है। इसमें जादू टोना टोटका अर्थवेद से लिया गया है। जितने भी सब जादू टोना टोटका है वो अर्थवेद से लिए गए हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है। यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। चीनी यात्री हैंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और जबकि चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का आइंस्टाइन जो है वो नागार्जुन को बोला जाता है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विशाल स्नानघर कहाँ मिला? विशाल स्नानघर जो है वो मोहनजोदड़ो में मिला। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। आंसर भी राइट है। उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया था। उस राज्य का नाम, इस राज्य का नाम है मगध। अब चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी का बंदरगाह का क्या नाम था? सिंधु घाटी के बंदरगाह का नाम जो है वो लोथल था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो है कृषि थी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर जो है वो ईंटों से बनाए जाते थे। अब चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? हड़प्पा सभ्यता से अभी तक लौह धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका राइट आंसर है बी। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध किया था? पोरस की सेना ने सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध किया था। ये मैंने बताया भी था आपको। निम्नलिखित मगध में राजवंशों का काल क्रमानुसार लिखिए। सबसे पहले जो है हर्यक वंश आया, उसके बाद जो है शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया। इसका राइट आंसर है बी। चलिए अब आगे चलते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? वो जो है तक्षशिला में अशांति हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला गोलाम में गुजारे। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक को जो है देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता था। इंडिका किसने लिखी? इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखी। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे।
किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया? मौर्य वंश के बाद जो है किण्वन वंश ने आकर शासन किया। विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है भारत देश का नेपोलियन कहा जाता है। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। मेघदूत की रचयिता है कालिदास। बारहमीर थे एक खगोल शास्त्री थे। अब चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर है ए अंगुत्तर निकाय, और 27 का राइट आंसर है व्यवसाय। बी इसका रॉन्ग आंसर है। चलिए अब 29 देखते हैं। मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार की मृत्यु कर दी थी राज्य के लालच में आकर। यह हर्यक वंश से संबंधित है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो है वो जेम्स प्रीसेप था। फैन टेलर ने जो है इनको खोजा था और जेम्स प्रीसेप ने इनको पहली बार पढ़ा था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मध्यकालीन भारत के ऊपर आएगी।